साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पर। और आज हम जो यहाँ पे पर्टिकुलर टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका, जैसा कि आपको पता है कि आपका एएसआरबी नेट का एग्ज़ाम जो है वो आपका 27 तारीख से शेड्यूल है। और हालांकि कुछ पार्ट आपके ऐसे होते हैं जो आपके मेमोरी बेस्ड होते हैं, जिस तरीके से मैंने आपको रिवाइज कराया था। और किसी भी एग्ज़ाम को अगर आप लाइफ साइंस में देने जाएंगे तो वहाँ पे आपको, जैसा कि मैं आपको बता रखा हूँ, कि थोड़ी बहुत चीज़ों को तो आप ब्रॉड लेवल पे पढ़ेंगे ही, बट जो आपकी बेसिक जूलॉजी होती है या उसके अलावा जो आपका बेसिक बॉटनी होता है, जहाँ पे हम क्लासिफिकेशंस है, कुछ पर्टिकुलर आपके इम्पोर्टेंट क्लास है या उनसे कोई डिजीज होती है, तो ये सारी चीजें जो होती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी एग्जाम्स के लिए। मान के चलिए, भारत में या कहीं पर भी कोई ऐसा एग्जाम नहीं होगा कि आप सोच रहे हैं कि आप माइक्रोबायोलॉजी पढ़ रहे हैं या बायोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं या बायोटेक पढ़ रहे हैं, तो वही सारी चीजें एग्जाम में दी जाएंगी, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस उनको यहाँ से भी लाने होंगे और ये जो पार्ट्स होते हैं ये आपके बोनस होते हैं। ठीक है। तो इसी वजह से आज के पर्टिकुलर लेक्चर में मैं एक वन शॉट, जिसको आप कह सकते हैं, ये आपका वन शॉट वीडियो है, जहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे केवल और केवल बॉटनी को मैं डिस्कस करूंगा, क्योंकि जूलॉजी को तो मैंने एटलीस्ट आपके आईसीएमआर के टाइम पर मैंने डिस्कस किया हुआ है, तो उसके कंटेंट आपको मिल जाएंगे। बट बॉटनी के केस में मैंने कभी हाथ नहीं लगाया, बट फिर भी आज मेरे जहन में आया कि इसको भी थोड़ा सा मैं लिटिल बिट कवर कर देता हूँ, और जो बच्चे नए जुड़े हैं उनको भी थोड़े सा क्लासिफिकेशन या बहुत सारी चीजें जो है वो आपका रिकॉल हो जाए। मुझे आशा है कि ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है, तो यहाँ पे कोई मैं आपको बहुत तोप चीजें नहीं बताने वाला हूँ। बस आपसे उम्मीद है कि ये सारी चीजें आपको पता होगा, तो वो चीजें आपको रिकॉल आ जाएगी, और कहाँ कहाँ पर क्या क्या चीजें आपको नोट डाउन करनी है या क्या चीजों पर आपको विशेष ध्यान रखना है, उस चीज को मैं हाईलाइट करता हुआ जाऊंगा। तो यहाँ पे जो मैं देखने वाला हूँ, मैं आपको प्लांट क्लासिफिकेशन पूरा कवर कराऊंगा, जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, और आपको मैं दिखाऊंगा भी कहाँ कहाँ से एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो इसको अंत तक जरूर देखिएगा, जो भी मेरे से हो सकेगा, साम दाम दंड भेद, जैसा मैंने आपको बताया है, किसी भी ट्रिक के माध्यम से जो भी चीजें पॉसिबल होगा रटाने के माध्यम से आपको वो चीजें बताई जाएंगी। तो पर्टिकुलर मैं इस वीडियो को अब स्टार्ट करता हूँ। जैसा कि प्लांट क्लासिफिकेशन, जैसे आपको पता है कि किसी भी चीज को अच्छे से स्टडी करना है तो आपको क्लासिफिकेशन आपको पता होना चाहिए। तो इस क्लासिफिकेशन के टर्म में, जैसा कि आपको पता है, एरिस्टोटल, जो कि बहुत ही पुराने और बड़े साइंटिस्ट हैं, जो कि आपको पता ही होगा कि इनको फादर ऑफ बायोलॉजी बोलते हैं, जूलॉजी बोलते हैं। तो इन्होंने क्या किया था, सबसे पहले क्लासिफिकेशन करने का जो स्टेप था, जिम्मेदारी थी, या जो कार्य करना शुरू किया, वो एरिस्टोटल साहब ने किया। और यहाँ पे मैं बहुत जल्दी जल्दी चीजों को बताऊंगा, क्योंकि आप, मुझे आशा है कि ये चीजें आपको पता भी होंगी, नहीं पता होंगी तो आप इसको आसानी के साथ समझ सकते हैं। तो क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा प्लांट क्लासिफिकेशन, यहाँ से स्टार्ट करके पूरा मैं आपको एंजियोस्पर्म तक खत्म करूंगा, तो थोड़ा सा पेशेंस के साथ बने रहिएगा और स्पीड भी मेंटेन रखते हुए चलेंगे। ठीक है। तो सबसे कहानी जो स्टार्ट होती है वो यहाँ से स्टार्ट होती है कि जो आपका फर्स्ट साइंटिफिक अटेम्प्ट ऑफ क्लासिफिकेशन था वो किसने दिया था, वो आपका एरिस्टोटल साहब ने दिया था। इन्होंने क्या किया कि जो भी आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म थे उसको सीधा दो चीजों में डिवाइड किया, प्लांट में डिवाइड किया, एनिमल में डिवाइड किया। प्लांट को इन्होंने तीन कैटेगरी में डिवाइड किया, हर्ब में डिवाइड किया, श्रब में डिवाइड किया, ट्री में डिवाइड किया। मतलब कि आपकी सबसे छोटी सबसे छोटे पेड़ पेड़ में डिवाइड किया, उनसे छोटे जो झाड़ी फूस होती हैं, मतलब इन्हीं को ही हर्ब, श्रब और ट्रीज बोलते हैं, उसमें डिवाइड किया। एनिमल्स जो होते हैं इसको इन्होंने दो पार्ट में डिवाइड किया। इन्होंने सिंपल सा किसके बेसिस पर किया था, आरबीसी के बेसिस पर किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। और बायोलॉजी में जब भी आप पढ़ते हैं तो आपने पढ़ा होगा ना, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट। तो यहाँ पे जो यू का मतलब होता है, इसका मतलब क्या होता है कि जो चीजें अच्छी हैं या आपके में प्रेजेंट है। तो जब कोई चीज आपके में प्रेजेंट होती है तो उसके लिए जो हम टेक्निकल टर्म का इस्तेमाल करते हैं वो हम यू करते हैं। तो इसीलिए जिसमें आरबीसी प्रेजेंट थी उसको इन्होंने क्या कहा, इनैमा कहा। ठीक है। और जिसमें आरबीसी नहीं थी उसको इन्होंने क्या कहा, ए नैमा कहा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। इसके अलावा यही बात यहाँ पे लिखी हुई है। इसके अलावा जब ये क्लासिफिकेशंस हुआ तो ये चीज़ों में लोगों को उतना समझ में नहीं आया। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा और अच्छे से क्लैरिफाई करने के लिए जो आपके क्लासिफिकेशंस आए, उसमें सबसे पहला क्लासिफिकेशन था वो आपका टू किंगडम क्लासिफिकेशन था, जिसमें एनिमल्स को डिवाइड किया गया, डिवीजन किया गया, प्लांटी और एनिमल्स में डिवाइड किया गया। जिसमें आपके मतलब कुल मिला के यहाँ पे सीधा सीधा प्लांट और एनिमल, बीच की कोई सी चीज़ नहीं है कि एनामा इनैमा, ये सारी चीज़ें नहीं। सिंपल और सिंपल किसमें किया गया, टू किंगडम क्लासिफिकेशन, प्लांटी और एनिमल्स में किया गया। इस किंगडम को देने वाले जो साइंटिस्ट हैं वो आपके कैरोलस लीनियस हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, इनको याद रखिएगा। बाकी बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर भी इन्होंने ही दिया है, तो वो भी आपको याद आ जाना चाहिए। बहुत ही बेसिक बातें मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है। ये भी आपके लीनियस साहब ने दिया था। वापस से चलते हैं, तो इस तरीके से आपका टू किंगडम हुआ। टू किंगडम में कुछ कमियां थी, उसको दूर करने के लिए
जो यहाँ पे कमियाँ थी उसको भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इस किंगडम में डिसएडवांटेज क्या थे? तो डिसएडवांटेज क्या था कि दिस सिस्टम डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन द यूकैरियोट एंड द प्रोकैरियोट, मतलब कि आपने प्लांट और एनिमल्स में सबको भर लिया, ठीक है? तो उस तरीके से क्या हुआ कि ये आपका यूकैरियोट एंड प्रोकैरियोट में डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रहा था। यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म थे, उनमें नहीं डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, एंड फोटोसिंथेटिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म में, तो बाकी हम इसको आगे मैं आपको बता दूंगा। तो टू किंगडम क्लासिफिकेशन का क्या डिसएडवांटेज था, वो ये डिसएडवांटेज था। अब मैं वापस से चलता हूँ जहाँ पे आपका मैंने लगा दिया है थ्री किंगडम भी क्लासिफिकेशन आया और उसके बाद फोर किंगडम आया। तो थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन जो है वो आपका हकल साहब ने दिया था, और इसमें आपका जो नया किंगडम बनाया गया उसमें प्रोटिस्टा बनाया गया। अब जब ये प्रोटिस्टा बनाया गया तो इसमें जितने भी यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे उनको इसमें रखा गया है। बहुत ध्यान से समझते जाइएगा, ठीक है? तो ये आपके जितने भी आपके फंगस थे, प्रोटोजोआ थे, एल्गी, बैक्टीरिया, इन सबको एक साथ रखा गया है, समझ रहे हैं? तो अब जो हमारा क्लासिफिकेशन बना वो आपका प्लांटी हो गया, एनिमलिया था ही, और प्रोटिस्टा हो गया। फोर किंगडम क्लासिफिकेशन में ये हुआ कि जो आपके कोपलैंड साइंटिस्ट थे, इन्होंने चौथे किंगडम में डिस्कवर किया, जिसमें आपका फोर किंगडम क्लासिफिकेशन जो है वो आपका मोनेरा बनाया गया, जिसमें आपके कौन आते हैं? बैक्टीरिया आते हैं। ये बहुत ही बेसिक इंफॉर्मेशन है। यहाँ पे जितने भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म थे उनको एक साथ कर दिया गया, और इसमें आपके प्रोकैरियोटिक में कौन आ जाएगा? जितने भी आपके यू बैक्टीरिया थे। अब यू बैक्टीरिया मतलब जो ट्रू बैक्टीरिया है, उसमें आपके साइनो बैक्टीरिया होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? प्यार से ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं। और एक आपका क्या होता है? आर्ची बैक्टीरिया, जो कि आपके हार्श एनवायरनमेंट या एसिडिक पीएच और समझ लेना जो आप कभी चेंज नहीं हुए, तो आर्की बैक्टीरिया इनको बोलते हैं। तो फोर किंगडम हो गया, थ्री किंगडम हो गया, याद रहेगा। इसके बाद जो आपका मोस्ट एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन है, जिसको हम फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन बोलते हैं, इसको देने वाले जो साइंटिस्ट हैं वो आपके आपने पढ़ा होगा, विटेकर साहब थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1969 में ये क्लासिफिकेशन दिया था। अब यहाँ पर जो क्लासिफिकेशन हुआ है उसमें ऑर्गेनिज्म जो थे वो आपके प्रोकैरियोटिक में और यूकैरियोटिक में डिफरेंशिएट हुआ सबसे पहले, समझ रहे हैं? जो चीजें आपका टू किंगडम में नहीं डिफरेंशिएट हो रहा था, समझ रहे हैं? तो जितने भी प्रोकैरियोटिक थे वो आपके मोनेरा में चले गए, ठीक है? तो याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा। इसके बाद यूकैरियोटिक में दो कंडीशन हो सकती है, या तो उनके पास सिंगल सेल होगा, यूनिसेलुलर होंगे, या तो वो मल्टी सेलुलर होंगे। तो जितने भी यूनिसेलुलर थे उनको प्रोटिस्टा में बना दिया गया। मल्टी सेलुलर जब आपके बनेंगे तो या तो उनके पास सेल वॉल होगी या तो सेल वॉल नहीं होगी। तो जो आपके सेल वॉल विदाउट सेल वॉल थे वो आपके कौन हो गए? एनिमल्स हो गए, यानी कि एनिमेलिया में आ गए। और जिनके पास सेल वॉल थे अब उसमें भी डिवाइड किया गया कि कौन से आपके फोटोट्रॉपिक हैं और कौन से हेट्रोट्रॉपिक है। तो जो फोटोट्रॉपिक होते हैं, मतलब जो अपना खाना स्वयं बनाते हैं, वो आपके प्लांट होते हैं, और जो हेट्रोट्रॉपिक होते हैं वो आपके फंगस होते हैं। तो सारी पुरानी चीजें आपको रिकॉल आ गई होगी जो आपने बहुत पहले पढ़ा होगा। अब यहाँ पे जो आपके कैरेक्टरिस्टिक, अगर मैं इसको एक चार्ट रहता है जो कि आपका एनसीईआरटी का डायग्राम है, इससे समझ लीजिए कि सेल टाइप की अगर हम बात करते हैं तो मोनेरा जो होता है ये आपका प्रोकैरियोट है, बाकी सब आपके क्या होते हैं? यूकैरियोट होते हैं। इसको याद रखने के लिए पीएम याद रख लीजिएगा, प्रोकैरियोट और मोनेरा, ठीक है? इसके बाद सेल वॉल बना किसका होता है? तो ये भी मैंने आपको पढ़ा रखा है, प्रोटिस्टा या ब्रो सॉरी, जब आप प्लांट्स सॉरी बैक्टीरिया जब आप पढ़ते हैं तो वहां पे किसकी सेल वॉल होती है? पेप्टाइडोग्लाइकॉन की सेल वॉल होती है, जो कि आपकी पॉलीसैकेराइड या अमाइनो एसिड की बनी होती है। प्रोटिस्टा में प्रेजेंट होता है। फंगस की जो सेल वॉल होती है ये आपका काइटिन का बना होता है, ये ऑलरेडी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। प्लांट की सेल वॉल जो होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। बाकी यहीं पर आपका होमवर्क है कि इसमें कौन सा लिंकेज है, जो कि मैंने अभी डीबीटी के समय रिवाइज करते समय मैंने इनको पढ़ाया है, ठीक है? और ये एनिमल्स का जो सबसे बेसिक इंपॉर्टेंट फीचर होता है कि हमारे पास सेल वॉल नहीं होता है, ठीक है? ऐसे क्वेश्चन तो भैया बिल्कुल मत गलत करना, क्योंकि ये तो समझ लेना कि बहुत ही बेसिक है, 10th 12th लेवल की चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की अगर हम बात करेंगे तो मोनेरा में एब्सेंट होता है, बाकी सब में आपका प्रेजेंट होगा, क्योंकि इसी वजह से तो क्लासिफिकेशन हुआ है ना कि ये आपके यूकैरियोट है। जब यूकैरियोट है तो यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियस प्रेजेंट है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ जाएंगे तो ये आपका सेलुलर होता है, ये भी आपका सेलुलर होता है। फंगस जो होते हैं आपके मल्टी सेलुलर होते हैं, लेकिन ये लूज टिश्यू होते हैं। प्लांट और एनिमल्स में आपको टिश्यू ऑर्गन देखने को मिलता है, या और एनिमल्स में आपको ऑर्गन सिस्टम देखने को मिलता है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होता है, मोनेरा जो होते हैं ये आपके ऑटोट्रॉफिक भी होते हैं और हेट्रोट्रॉफिक दोनों देखने को मिलता है, ठीक है? प्रोटिस्टा जो होते हैं ये आपके ऑटोट्रॉफिक हेट्रोट्रॉफिक ये भी दोनों होते हैं। फंगस जो होता है ये आपका हमेशा हेट्रोट्रॉफिक होता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे चल के मैं इसके फंगस के बारे में भी आपको जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो बताएंगे। प्लांटी के केस में अगर आप देखते हैं तो ये आपके बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो ये क्या है? आपके फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक है। और एनिमल्स के केस में क्या होते हैं? ये आपके हेट्रोट्रॉफिक होते हैं और होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमारे में पाया जाता है। तो खैर ये क्लासिफिकेशन के रिगार्डिंग हमने चर्चा कर लिया जो आपको याद रखना है। इसके अलावा ये इन सब चीज़ों से जब बात नहीं बनी, जो कि आपका सबसे
एजम्पशन दिया गया कि भाई ये सब क्लासिफिकेशन जो किया जा रहा है इसमें क्या है, आपका मॉर्फोलॉजी के बेस पे कर रहे हो या फिजियोलॉजी के बेस पे कर रहे हो या रिप्रोडक्टिव सिमिलैरिटीज पे कर रहे हो। लेकिन एक चीज और कहा गया है, जो आपका मॉडर्न क्लासिफिकेशन जब आप पढ़ते हो, जो कि आपका फिलोजेनेटिक, ये आपने नाम बहुत पढ़ा होगा और बहुत एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। फिलोजेनेटिक का मतलब होता है कि जब आप इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को देखते हुए क्लासिफिकेशन करते हो, तब उसको हम क्या बोलते हैं, फिलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन बोलते हैं। और ये आपका टेक्निकल टर्म है जो कि आपको याद रखना है। बहुत क्वेश्चंस आपका केवल इसी नाम से सॉल्व हो जाएगा। और मैंने खुद अपने पीवाईक्यूज के लेक्चर में, मैंने आपको पीवाईक्यूज के लेक्चर में मैंने खुद आपको फिलोजेनेटिक से बहुत क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं। तो यहाँ तक कहानी आपको समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन जो आपका विटेकर साहब ने दिया है, तो इनका किस चीज पर आधारित था, तो ये भी क्वेश्चंस आपका बहुत एग्जाम में कभी कभी पूछा जाता है। तो इसको याद करने के लिए मैं आपको याद करा देता हूं, जो कि आपका सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसे आप कभी आपने मेडिकल का एग्जाम दिया होगा, तो उसमें आपका एग्जाम होता था कंबाइंड प्री मेडिकल टेस्ट, सीपीएमटी होता था, जो कि आपका सीपीएमटी जिसको हम बोलते हैं। और एक आपका अगर राजस्थान करा रहा है तो हम इसको क्या बोलेंगे, आरसीपीएमटी बोलेंगे। तो अब इससे जोड़ते जाइए, तो यानी कि जो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक कैसे है, तो आर से यानी कि ये रिप्रोडक्शन के बेस पर है, इसमें देखा गया। सी से जो है वो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी पर आधारित है। पी से क्या है, फिलोजेनेटिक रिलेशनशिप पर आधारित होता है। एम से जो होता है ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये आपका स्टार लगा देता हूँ, ये जो होता है ये मेजर क्राइटेरिया था विटेकर सिस्टम ऑफ द क्लासिफिकेशन का। और टी जो होता है वो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सेल स्ट्रक्चर, ये आप कह सकते हैं थैलस ऑर्गेनाइजेशन, ये आपका टेक्निकली टर्म होता है जो हम इस्तेमाल करते हैं बॉटनी वगैरह में। ठीक है, थोड़ी सी तबीयत उतनी ठीक नहीं है, तो देखते रहिए। ठीक है, तो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन समझ में आ गया, ट्रिक से समझा दिया है, कोई दिक्कत नहीं होगी, याद रहेगा, बिल्कुल याद रहेगा, बहुत ही बेसिक है। और दुनिया में कुछ भी भूल जाइएगा, लेकिन फाइव किंगडम से क्वेश्चंस बनते हैं और यही बहुत ही इंपॉर्टेंट, मतलब मोस्ट एक्सेप्टेड है, तो यहाँ से क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। तो ये हमने एक्सप्लेन कर दिया। इसके बाद एक किंगडम और आपका बना था, फाइव के बाद आपका आया था सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन। इसको देने वाले साइंटिस्ट कार्ल वूस थे। इन्होंने क्या किया कि मोनेरा को दो और किंगडम में डिवाइड किया, जो कि आपका यू बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया में डिवाइड किया। ठीक है, और आर्की बैक्टीरिया को जो डिवाइड किया था फ्रॉम द यू बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ सम मेजर डिफरेंस सच एज द एब्सेंस ऑफ द पेप्टाइडोग्लाइकॉन इन द सेल वॉल। तो यानी कि आपको पता है ना, बैक्टीरिया के पास क्या होती है, सेल वॉल होती है, और जो सेल वॉल होती है वो आपकी किसकी बनी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकॉन की बनी होती है। लेकिन जो आपके आर्की बैक्टीरिया होते हैं, इनके पास सेल वॉल नहीं होती है। सेल वॉल जो होती है वो पेप्टाइडोग्लाइकॉन की नहीं बनी होती, हालांकि सेल वॉल होती है, वो पेप्टाइडोग्लाइकॉन की नहीं बनी होती है। और अकरेंस ऑफ द ब्रांच चेन लिपिड्स इनकी मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं, जो कि फ्लूइडिटी और वगैरह के केस में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जो यही कारण होता है, जो आपके ब्रांच चेन फैटी एसिड होते हैं या लिपिड्स के मॉलिक्यूल होते हैं, इन्हीं की वजह से ये हार्श कंडीशन में, या आप कह सकते हैं ना कि आर्ची बैक्टीरिया क्या होते हैं, अगर आप थर्मोफिलस पढ़ेंगे, हेलोफाइल्स पढ़ेंगे, जो भी पढ़ेंगे, तो बहुत ही एक्सट्रीम, मतलब 95 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी पाए जाते हैं। पीएच जो होता है वो आपका 2 पीएच पर भी ये पाए जाते हैं। तो इसके पीछे का जो सक्सेसफुल एग्जिस्टेंस होता है, उसके पीछे का जो कारण होता है, उसका सबसे जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, याद रखिएगा, ब्रांच्ड चेन फैटी एसिड की जो लिपिड होती है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और इसका जो वही अंतिम में जाके आपका फ्लूइडिटी वगैरह से जुड़ जाता है कॉन्सेप्ट। तो यही कहानी होती है, बस इतनी बातें आपको याद रखना है। इसके बाद आपका जो थ्री डोमेन्स ऑफ द लाइफ होता है, ये भी क्लासिफिकेशन किया गया है जब आपका फिलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन हुआ। तो इसमें जब किया गया है, हमेशा फिलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन जो होता है वो 16s राइबोसोमल आरएनए सीक्वेंस पर किया जाता है, मतलब जीन के आधार पे किया जाता है। ये आपका मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको मत भूलिएगा। अभी रिसेंट में ही आपके डीबीटी जेआरएफ 2022 के पेपर में भी क्वेश्चन पूछा गया था, जो कि मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है। कभी भी पूछा जाएगा, फिलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन जो है वो आपका 16s राइबोसोमल आरएनए के आधार पे हम करते हैं। ठीक है, तो ऑल द सिक्स किंगडम वर ग्रुप इनटू द थ्री डोमेन में डिवाइड कर दिया गया, जो कि आपका बैक्टीरिया था, आर्की था एंड यूकैरिया था। और इसको डिवाइड किया है कार्ल वूस ने। तो दे आर बिलीव टू बी ओरिजिनेटेड फ्रॉम द कॉमन एंसेस्टर का प्रोजेनेट डोमेन इज ए कैटेगरी हायर देन द किंगडम। तो यानी कि जितने भी आपके लिविंग बींग्स थे, आर्की में डिवाइड हो गए, बैक्टीरिया में डिवाइड हो गए, जिसमें आपका बैक्टीरिया साइनोबैक्टीरिया आ गया, और यूकैरिया में डिवाइड किया गया, जिसमें आपके जितने भी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म थे, जैसे एल्गी से लेकर आपका एनिमल तक, सब लोग आ गए। ठीक है, और इसको हम टेक्निकली प्रोजिनोड बोलते हैं, जो कि आपका बैक्टीरिया, यूकैरिया एंड
आर्ची आ जाते हैं। तो यहाँ तक कहानी समझ में आ गई है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, जो कि आपको याद रखना है। मैं आपको एक बार फिर से रिकॉल करा देता हूँ। 16s राइबोसोमल आरएनए के साथ क्लासिफाई करते हैं। फिलोजेनेटिक जो होता है वो आपका इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पे आधारित होता है। आर्ची बैक्टीरिया जो हार्श कंडीशन में सर्वाइव कर जाते हैं, क्यों कर जाते हैं? क्योंकि उनकी जो चेन की जो उनकी लिपिड होती है वो ब्रांच चेन फैटी एसिड की बनी होती है और उनके पास पेप्टाइडोग्लाइकॉन की सेल वॉल नहीं होती है। याद रखिएगा, जो आर्ची बैक्टीरिया बैक्टीरिया से डिफरेंट होते हैं। और बाकी राजस्थान सीपीएमटी याद रखिएगा, जो कि आपका क्या हो जाएगा, विटेकर का बेसिक था। ठीक है, तो यहाँ तक कहानी आपका समझ में आ गया है। इसके बाद अगर हम मोनेरा की तरफ चलते हैं, मोनेरा में अगर हम बैक्टीरिया के क्लासिफिकेशन को समझना चाहें तो इसको भी थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ, जो कि बहुत ही आसान है। या तो आपका आर्ची बैक्टीरिया होंगे जो आपके प्रिमिटिव होते हैं, और या आपके यू बैक्टीरिया जो होते हैं जो आपके ट्रू होते हैं। अब आर्की को तीन में डिवाइड किया गया है। मिथनोजेंस होते हैं जो मीथेन प्रोड्यूस करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थोड़ा बहुत मैंने इसके बारे में जिक्र किया है। हेलोफाइल्स होते हैं जो साल्टी कंडीशन में पाए जाते हैं, मतलब मरीन बैक्टीरिया जिनको बोलते हैं। और एक आपका होता है थर्मो एसिडोफिलस, ये सबसे खतरनाक होते हैं, जो कि आपके प्रेजेंट इन द एसिडिक सल्फर स्प्रिंग्स वगैरह में पाए जाते हैं। मतलब थर्मो का मतलब क्या है, हाई टेम्परेचर 95 डिग्री टेम्परेचर, और एसिडोफिलस का मतलब होता है कि पीएच जो होता है वो 2 पीएच पर पाए जाते हैं। समझ रहे हैं? इसके बाद जो आपके यू बैक्टीरिया होते हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ स्टेनिंग के आधार पे जब आप करते हैं तो ग्राम पॉजिटिव ग्राम निगेटिव, और इसका वीडियो आपको मिल जाएगा, जो कि मैंने ऑलरेडी टूल्स टेक्निक में इसको एक्सप्लेन कर रखा है, ग्राम पॉजिटिव ग्राम निगेटिव। बाकी मैं आपको बता दूं, ग्राम पॉजिटिव में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है याद रखना है, टिकोइक एसिड, ये आपको याद रखना है। और ग्राम निगेटिव में जो आपको याद रखना है वो आपकी एलपीएस की लेयर होती है। बाकी स्ट्रक्चर के आधार पे अगर आप जाते हैं तो कुछ आपके विब्रियो होते हैं जो कि कॉमा लाइक होता है, स्पाइरिलियम हो सकता है, बैसिलस हो सकता है, कोकाई होता है। इसके बाद न्यूट्रिशन के आधार पे जो बैक्टीरिया होते हैं या तो वो ऑटोट्रॉपिक होंगे जो कि आपके फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया होंगे, और हेट्रोट्रॉपिक जो होते हैं या तो पैरासिटिक, सिम्बायोटिक एंड स्पैरोफिटिक होते हैं। तो खैर इतना आपको नहीं जानना है। इसके अलावा जब आप मोनेरास वगैरह पढ़ते हैं तो उसी में ही आपको माइकोप्लाज्मा पढ़ते हैं। माइकोप्लाज्मा भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका सेपरेट लेक्चर मेरा अवेलेबल है, जाके देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है माइकोप्लाज्मा। और इसमें बस एक बात जो मैंने वहां पे नहीं बताई है वो मुझे यहाँ पे पॉइंट मिला है तो मैंने लगा दिया है। माइकोप्लाज्मा जो होते हैं बहुत सारी डिजीज कॉज करते हैं एनिमल्स और प्लांट में, लेकिन जो आपका प्लांट में जो मेनली डिजीज कॉज करते हैं वो आपका एस्टर येलो है, विचर्स ब्रूम है और लिटिल लीफ ऑफ द ब्रिंजल। तो ये डिजीज जो है ये आपका माइकोप्लाज्मा कॉज करते हैं। तो थोड़ा सा लिख लीजिएगा, याद करने का प्रयास करिएगा, हो सकता है एग्जाम में फंस जाए। अब अगर मैं बात करूं प्रोटिस्टा की, अगर मैं बात करता हूं तो ये आपके सिंगल सेल यूकैरियोट होते हैं। इनके पास ट्रू न्यूक्लियस होता है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। द बाउंड्री ऑफ द प्रोटिस्टा इज नॉट वेल डिफाइंड। तो ये आपका एक ऐसा फाइलम है जिसकी बाउंड्री वेल डिफाइंड नहीं है। ये आपका प्लांट तक पहुंच जाता है और फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा भी इसमें पाए जाते हैं। समझ रहे हैं? कुछ इसमें एनिमल्स के भी फीचर देखने को मिलेंगे, कुछ प्लांट के भी देखने को मिलते हैं। तो एक ये ऐसा फाइलम है जो बहुत ही मतलब डाइवर्स फाइलम जिसको हम कह सकते हैं। बाकी अगर मैं मोटी मोटी बातें ही मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि ये सब चीजों तो भाई ऑब्वियस सी बात है ना कि एक एक लेक्चर लगते हैं प्रोटिस्टा और मोनेरा वगैरह को पढ़ाने में। तो बस मैं केवल छोटी छोटी चीजों को समेट रहा हूँ जहां से आपका एक कॉन्सेप्ट भी बन जाए और आपको पता चल जाए कि हाँ भाई ये चीजें इंपॉर्टेंट है एग्जाम में। लोकोमोशन जो होता है फ्लैजला के माध्यम से हो सकता है, जो कि आपका डायनोफ्लैजिलेट्स में होता है और युगलीना में होता है। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, सीलिया जो होता है पैरामीशियम में होता है, याद होगा। स्यूडोपोडिया अमीबा बहुत बार आपने पढ़ा है, इसको याद रखिएगा। और मेटाबोली जो होता है वो बाई कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन ऑफ द प्रोटोप्लाज्म, ये भी आपका यूग्लिना में देखने को मिलता है। बाकी बहुत सारे फिजन्स होते हैं, एक चीज और याद रख लीजिएगा, यहीं पर मैं आपको रटा देता हूँ। बहुत सारे फिजन होते हैं जब किसी एनिमल्स को डिवाइड करना होता है, जैसे आपने पढ़ा होगा कि बैक्टीरिया में क्या होता है, बाइनरी फिजन होता है। ठीक है, बैक्टीरिया में बाइनरी फिशन होता है, बी से बी को जोड़ लेना। इसी तरीके से युगलीना में क्या होता है, युगलीना का एल उठाइएगा और लिख दीजिएगा लॉन्गिट्यूडनल। ठीक है, तो लॉन्गिट्यूडिनल फिजन जो होता है ये आपका युगलीना में होता है। ये सब इंपॉर्टेंट है, याद रख लो, हो सकता है एग्जाम में फंस जाए। और बाकी रेड टाइड के बारे में तो हमने जिक्र कर ही लिया था जब मैंने डीबीटी का आपको रिवाइज करा रहा था। गॉनवॉलेक्स की वजह से होता है रेड टाइड जो होता है। और पैरालिटिक सेल्फिश पॉइजनिंग जो होता है ये भी आपका गॉनवॉलेक्स की वजह से होता है, क्योंकि ये प्रोड्यूस करता है सेक्सीटॉक्सिन, जो कि आपका डीबीटी का एक बहुत ही फेवरेट टॉपिक है, फेवरेट क्वेश्चन है, जहां से वो क्वेश्चन डिसाइड करते हैं, पूछते हैं।
ठीक है? तो प्रोटिस्टा के फाइलम में ही गॉनोवेलेक्स आता है, जिससे आपका रेड टाइड डिजीज़ कॉज़ होती है या रेड टाइड फिनोमिना होता है, ठीक है? अब इसी में जब आप पढ़ेंगे तो आपको, जब आप पढ़ते हैं तो आपको एक डिफरेंट क्लास में इसको डिवाइड किया गया है, जहाँ पे आपका एक आता है क्राइसोफाइट्स। क्राइसोफाइट्स जो होते हैं, इसमें 2 पर्टिकुलर चीज़ें इंक्लूड होती हैं, जिसमें आपके डायटम्स आते हैं और गोल्डन एल्गी, जिनको बोलते हैं डेस्मिड, ठीक है? याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। डायटम्स हैव लेफ्ट बिहाइंड लार्ज अमाउंट ऑफ सेल्स वॉल डिपॉजिट ऑफ इन देयर हैबिटेट। दिस एक्युमुलेशन ओवर बिलियन ऑफ ईयर्स रिफर टू द डायटोमेसियस अर्थ। ये आपने पढ़ा होगा कि जो आपका डायटोमेसियस अर्थ होता है, उसके जिम्मेदार जो होते हैं वो आपके डायटम्स होते हैं। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है। इसका यूज हम किस में करते हैं? दिस सॉइल इज यूज्ड इन पॉलिशिंग फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल एंड सीरम। डायटम्स आर द चीफ प्रोड्यूसर इन द ओशियन। तो सबसे ज्यादा जो प्रोडक्टिविटी होती है वो डायटम्स की होती है, याद रखिएगा। बाकी जो इनका सेल वॉल का जो स्ट्रक्चर होता है, ये मैं आपको बता दूं, 2 हाफ में डिवाइड होता है, तो इसको हम सोप बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर बोलते हैं, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सोप बॉक्स का मतलब जो आपका साबुन रखने वाली जो होता नहीं है, कि एक अगर आप इस तरीके से है, एक इस तरीके से है, उसको बंद कर दीजिए, तो ये उस तरीके कुछ स्ट्रक्चर होता है। तो ये आपके क्राइसोफाइट्स में आते हैं, बस इतनी बात याद रखिएगा। डायनोफिलिट्स क्या होते हैं? इनके पास आपके 2 फ्लैजिला देखने को मिलते हैं, वन लाइस लॉन्गिट्यूडिनल एंड अदर्स ट्रांसवर्सनली होता है। बाकी इसी में आपका रेड डायनोफिलिट जो होता है, गानवॉलेक्स जो होता है, जो कि आपका क्या करता है, रेड टाइड कॉज करता है, ठीक है? तो यहाँ तक कहानी आपको समझ में आ गया। अंडरगो सच रैपिड मल्टीप्लिकेशन दैट दे मेक द सी अपीयर रेड। क्यों होता है? क्योंकि जो आपका समुद्र होता है वो लाल कलर का दिखने लगता है। बाकी यूग्लेनाइड जो होते हैं, आपने पढ़ा होगा, दे आर द फोटोसिंथेटिक इन द प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट। व्हेन डिप्राइव्ड ऑफ द सनलाइट दे बिहेव लाइक हेटेरोट्रॉफ बाई प्रीडेटिंग द अदर ऑर्गेनिज्म। तो आपने पढ़ा होगा ना कि यूग्लिना जो होता है वो प्लांट और एनिमल के बीच में कनेक्टिंग लिंक होता है, ठीक है? यानी कि ये आपका फोटोसिंथेसिस भी करता है, और जब कभी नहीं होता है तो ये हेटेरोट्रॉफिक बिहेवियर भी करता है। तो बस इतनी बात याद रखिएगा। इसके अलावा एक और आपका होता है स्लाइम मोल्ड्स। ये जो होते हैं, ये आपके सैप्रोफिटिक प्रोटिस्टा होते हैं। जब ये अनफेवरेबल कंडीशन इनकी होती है, तो ये प्लाज्मोडियम लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं एंड फॉर्म फ्रूटिंग बॉडी बियरिंग स्पोर्स एट दियर टिप। द स्पोर प्रोसेस ट्रू वॉल। तो खैर उतनी डीप में आपको नहीं जाना है, बस ये आपके कुछ प्रोटिस्टा के क्लास के एनिमल्स है, जिनको आपको याद रखना है, ठीक है? तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। तो अब नेक्स्ट पार्ट की हम तरफ चलते हैं, जहाँ पे आपका प्रोटिस्टा में ही आपका प्रोटोजोआ आता है। प्रोटोजोआ में आपका अमीबॉइड होते हैं, जो कि आपके बहुत ही बेसिक आपने पढ़ा होगा कि मूव एंड कैप्चर देयर प्रे बाय पुटिंग आउट स्यूडोपोडिया, यानी कि फॉल्स फीट इनके में पाया जाता है, जो कि आपका अमीबा में होता है। मरीन फॉर्म्स हैव सिलिका सेल्स ऑन देयर सरफेस, सम ऑफ देम एज ए एंड अमीबा आर पैरासाइट के तरीके होते हैं। फ्लैजिलेटेड कुछ आपके होते हैं, जो कि फ्री लिविंग या पैरासिटिक होते हैं। पैरासिटिक फॉर्म कॉज डिजीज, जैसे स्लीपिंग सिकनेस जो होता है, ये आपका ट्रिपैनोसोमा, जो कि आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। बार बार मैंने इसको बताया है कि आपको इसका वेक्टर, इसका डिजीज, ये सारी चीजें याद रखिएगा। सीलिएटेड कुछ होते हैं, जिसमें सीलिया पाया जाता है। और स्पोरोजोवा जो होते हैं, इसमें आपका प्लाज्मोडियम, जो कि आपका मलेरिया कॉज करता है, जो कि आपका क्या होता है, स्पोरोजोवा क्लास में आता है, ठीक है? जो कि आपका मलेरिया कॉज करता है, जो मॉस्किटो के काटने से होता है। समझ में आ रही है बात? तो यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई। अब थोड़ा सा डिटेल में चलते हैं। और फंगस, फंगस जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस बहुत आते हैं, और ये समझ लीजिए कि डिजीज भी बहुत फैलाते हैं, ठीक है? तो इनको ध्यान से समझिएगा। मोस्ट फंगस आर हेट्रोट्रॉपिक होते हैं। आपने देखा होगा फंगस जो होते हैं सफेद सफेद होते हैं, तो इनके पास क्लोरोफिल वगैरह तो है नहीं कि ये फोटोसिंथेसिस करेंगे। तो सिंपल सी कहानी है, ये क्या है, आपके हेट्रोट्रॉपिक है। एब्सॉर्ब सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम द डेड सब्सटेंस एंड हेंस आर कॉल्ड स्पैरोफाइट्स, भी इनको बोलते हैं। दोज दैट डिपेंड ऑन द लिविंग प्लांट एनिमल्स आर कॉल्ड पैरासाइट। दे कैन आल्सो लिव एज ए सिम्बायोट रिलेशनशिप बनाते हैं इन एसोसिएशन विद एल्गी एज लाइकेन एंड विद रूट्स ऑफ द हायर प्लांट माइकोराइजिया। फंगस जो होते हैं, ये आपने पढ़ा होगा ना, एल्गी के साथ सिम्बायोसिस बनाते हैं, जिसमें आपका लाइकेन होता है, जो कि आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लाइकेन जो होता है वो प्लांट और फंगस के बीच का एसोसिएशन होता है, सिम्बायोटिक। और जब हायर प्लांट में, जब हमने जो एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट मैंने आपको पढ़ाया है, वहां पे मैंने आपको माइकोराइजिया बताया है। तो जब आप हायर प्लांट्स के साथ बनाते हैं, तो ये आपका माइकोराइजिया बनाते हैं। बाकी फंगस के चीज में मैं आपको बेसिक बात बता दूं, फंगस जो होता है, एनिमल्स यानी कि जो हम लोग हैं, इनके साथ इनकी बहुत सिमिलैरिटी होती है। अब क्या-क्या सिमिलैरिटी होती है ये देख लीजिए। फंगस जो है और एनिमल्स 2 हैं, हम भी यूकैरियोट हैं, ये भी यूकैरियोट है। कोई कन्फ्यूजन नहीं। इसके बाद फंगस जो है, ये आपका हेटेरोट्रॉपिक है, खाना नहीं बना सकता है, हम भी खाना नहीं बना सकते हैं। और जो तीसरी सिमिलैरिटी होती है, जो रिजर्व फूड मटेरियल होता है, वो आपका ग्लाइकोजन होता है। ठीक है?
ये 3 सिमिलैरिटी जो होती है वो हम शेयर करते हैं फंगस के साथ। मतलब फंगस का जो मतलब कह सकते हैं ना कि 3 प्रॉपर्टी जो है वो हमसे मिलती है। तो इसको याद रखिएगा, हो सकता है एग्ज़ाम में आपसे पूछ लिया जाए। बाकी अब यहाँ पे देखिएगा कि फंगस का क्लासिफिकेशन कैसे किया गया है। तो फंगस को 4 क्लास में डिवाइड किया गया है, फाइकोमाइसेटिस, एस्कोमाइसेटिस, बेसिडोमाइसेटिस, ड्यूटेरोमाइसेटिस। अब इसको याद कैसे करेंगे? फाइकोमाइसेटिस को 2 में डिवाइड किया गया है, जो कि आपका चूँकि ये पहले बीच में एल्गल फंगी होते हैं, जहाँ पे एल्गस एल्गी से ओरिजिनेट कह सकते हैं या एल्गी से डेवलप हो रहे होते हैं। तो जो आपका oomaicete जहाँ पे सेलुलोज की सेल वॉल होती है उसको हम क्या बोलते हैं? oomaicete, यानी कि एल्गल फंगस बोलते हैं। ठीक है? और जाइगोमाइसेटीज जो होते हैं जिनमें कॉन्जुगेशन देखने को मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्जुगेशन या कॉन्जुगेट फंगस बोलते हैं। और एस्कोमाइसेटीज जो होता है बाद में जाके आपका एस्को का स्पेलिंग पलट दीजिएगा तो ये आपका सैक फंगी हो जाता है। ठीक है? और आपका बेसिडो एंड ड्यूटरो, ये 4 क्लासेस होती हैं। अब कुछ कॉमन नाम आपको याद रखने हैं, इसमें केवल और केवल रट्टाफिकेशन है और कुछ भी नहीं है। ठीक है? अब जो चीज़ मैं बता रहा हूँ उसको समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। ठीक है? सबसे पहले जो कुछ डिज़ीज़ हैं जो आपको बहुत ही ज़्यादा याद रखना है, उसमें आपका जो डिज़ीज़ आता है वो आपका ब्लैक ब्लैक रॉट डिज़ीज़ ऑफ द पोटैटो, ये आपका सिल्स्ट्रियम एंडोबायोटिकम स्पीशीज़ से होता है। लेकिन जो उससे ज़्यादा आपको याद रखना है, लेट ब्लाइट डिजीज़ ऑफ द पोटैटो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि फाइटोफोरा इन्फेस्टन से होता है। ठीक है? ये मैं स्टार लगा देता हूँ कि मतलब याद तो भाई अगर कर सकते हो तो सब कर लो, लेकिन ये पर्टिकुलर आपको याद रखना है, लेट ब्लाइट डिजीज़ ऑफ द पोटैटो फाइटोफोरा इन्फेस्टन से होता है। एल्ब्यूगो जो होता है ये व्हाइट रस्ट ऑफ द क्रूसीफर कॉज़ करता है। सैल्मन डिजीज़ ऑफ द फिश गिल के लिए स्पैरोलिग्निया होता है। तो खैर वो नहीं जानना है, एटलीस्ट आपको लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो याद रखना है। बाकी ट्राइजोपस जो होता है ये आपका ब्रेड मोल्ड होता है, जो कि आपको पता ही होगा। इसके अलावा एगारिकस कॉम्पेस्ट्रिस जो होता है ये आपका एडिबल मशरूम होता है। जो आप मशरूम खाते हैं उसका जो साइंटिफिक नेम है वो आपका क्या है? एगारिकस कॉम्पेस्ट्रिस है, याद रखिएगा। लूज स्मट ऑफ व्हीट ये डिजीज होती है जो अस्टिलैगो कॉज करता है। पक्सीनिया ग्रैमिनी जो होता है इसको हम ब्लैक रस्ट डिजीज ऑफ द व्हीट बोलते हैं। ठीक है? ये इंपॉर्टेंट है, पक्सीनिया ग्रैमिनी। इसके अलावा सीजर मशरूम होता है जिसको एमनीटिया बोलते हैं, जो कि आपका अल्फा एमनेटिन वगैरह पॉइजन आपने पढ़ा होगा, याद आया? अल्फा मेजरिक जो होते हैं इनको हम टोड स्टूल बोलते हैं। ठीक है? बाकी आगे जाके इसको समझेंगे। इसके बाद जो आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट अगर मैं जिसको बताना चाहूँ, जैसे सैक्रोमाइसीस को हम क्या बोलते हैं? बहुत आपने पढ़ा होगा, बडिंग यीस्ट होता है। एस्परजिलस फ्लेवस ये जो होता है, टेक्निकल नाम याद रखिएगा, इसको हम गिनिया पिग ऑफ द प्लांट किंगडम बोलते हैं या वीड ऑफ द लेबोरेटरी। बहुत ज़्यादा इस्तेमाल इसको किया जाता है, तो ये आपका एस्परजिलस फ्लेवस होता है। और न्यूरोस्पोरा क्रासा ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ड्रोसोफिला ऑफ द प्लांट किंगडम बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि जिस तरीके से आप जेनेटिक का कोई भी अध्ययन करना चाहते हैं तो आप ड्रोसोफिला ही तो लेते हैं, बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है प्लांट की स्टडी में। तो उसी तरीके से जो आपका न्यूरोस्पोरा जो होता है उसको हम यूज़ करते हैं ड्रोसोफिला एनिमल्स के केस में, सॉरी मैं तो गलत बता दिया, ड्रोसोफिला यूज़ किया जाता है एनिमल्स में। ठीक है? ड्रोसोफिला एनिमल ही तो होता है, तो जेनेटिक स्टडी में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। उसी तरीके से जब हम प्लांट का कोई स्पीशीज़ बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है किसी स्टडी में या किया गया है बहुत सारे एक्सपेरिमेंट में, वो आपका न्यूरोस्पोरा क्रासा है। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? ड्रोसोफिला ऑफ द प्लांट किंगडम बोलते हैं। या आपका पिंक ब्रेड माउल्ड होता है, एक्सटेंसिवली इन द बायोकेमिकल एंड जेनेटिकल वर्क में इसको यूज़ करते हैं। क्लेविसेप्स जो होता है ये एर्गोट ऑफ राई कॉज़ करता है, सोर्स ऑफ एलएसडी होता है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पेनिसिलियम को ब्लू ग्रीन मॉड बोलते हैं, बाकी मॉर्सिलिया वगैरह है। इसके अलावा ट्रफल्स जो होते हैं आपके एडिबल ट्यूबर लाइक होते हैं, तो खैर उतना आप मत जाइए, बट एटलीस्ट जो मुझे आपको बताना है कि एटलीस्ट आप न्यूरोस्पोरा क्रासा याद रखिएगा, ड्रोसोफिला ऑफ द प्लांट किंगडम, और एस्परजिलस जो होता है ये आपका गिनिया पिग होता है। बाकी लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो याद रखिएगा, फाइटोफोरा इन्फेस्टेंस याद रखिएगा, और ब्लैक रस्ट डिजीज ऑफ द व्हीट, तो ये जो होता है ये आपका पक्सीनिया ग्रैमिनी ट्रिटिकी से होता है। और लूज स्मट ऑफ व्हीट जो होता है वो आपका अस्टिलैगो से होता है। ठीक है? यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई, बने रहिए, बहुत अच्छा-अच्छा मैं अभी दिखाऊँगा और आपको क्वेश्चंस भी अभी मैं दिखाऊँगा। ठीक है? तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि ये कुछ हवा में बात कर रहे हैं कि क्या सर आप ऐसे ही पढ़ा रहे हैं या रटवा रहे हैं। ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में क्वेश्चंस बनते हैं। अब देखिए फाइकोमाइसेटीज़ की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो जू स्पोर्स के द्वारा होता है। ठीक है? तो इसी का एग्ज़ाम्पल आपका म्यूकर वगैरह हो जाता है। बाकी एस्कोमाइसेटीज़ जो होते हैं आपके स्पेलिंग को SAC कर दीजिएगा, तो इनको हम सैक फंगाई बोलते हैं। ठीक है? मोस्टली आपके मल्टीसेलुलर होते हैं, पेनिसिलिन जो होता है वो इसी में आता है, जो कि आपके होते हैं, बाकी ईस्ट इसी में आता है, सैक्रोमाइसिस जिसको बोलते हैं। बाकी एसेक्सुअल स्पोर यहाँ पे कोनिडिया प्रोड्यूस होता है, बाकी उतना डिटेल आप मत जानिए। ठीक है? तो यहाँ पे अगर आप एग्ज़ाम्पल देखना चाहें, जो अभी मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। बाकी बेसिडोमाइसिटीज़ जो होते हैं, इसी में आपका मशरूम आता है, ब्रैकेट फंगी आता है, पफ बल्स आते हैं। यहाँ पे आपके जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो आपका ये है,
ठीक है, ये जो क्लास है, जो कि आपको मैंने अभी ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है, ये आपके किस में आते हैं, बेसिडोमाइसिटीज के हैं। ठीक है, और ये जो है ये आपका एस्कोमाइसिटीज फैमिली का है। ड्यूटरोमाइसिटीज एक आपका क्लास होता है जिसको हम कॉमनली क्या करते हैं, इम्परफेक्ट फंगस बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे केवल और केवल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही पाया जाता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे नहीं देखने को मिलता है, इसीलिए इनको हम ड्यूटरोमाइसिटीज बोलते हैं। इसमें जो एग्जाम्पल है वो आपका अल्टरनेरिया है और आपका ट्राइकोडर्मा है। ठीक है, अब अल्टरनेरिया यहाँ पे देखिएगा, अभी आपने लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो पढ़ा है। ठीक है, कहा गया भाई, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो मैंने आपको बताया, जो कि फाइटोफोरा इन्फेस्टन से हो रहा था। और अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो जो होता है वो आपका अल्टरनेरिया सोलेनी से होता है। अब इसको याद कैसे रखोगे, ठीक है, तो अर्ली अर्ली जो होता है इसको कैसे पढ़ते हो, EARLY, लेकिन अब जो पढ़ोगे अर्ली ARLY। ठीक है, तो ए से क्या हो जाएगा, अल्टरनेरिया हो जाएगा। थोड़ा सा ट्रिक बना के याद कर लो। बाकी रेड रॉट ऑफ शुगर केन याद रखिएगा, ब्राउन लीफ स्पॉट हो गया, ट्राइकोडर्मा जो होता है वो आपका इसी में आता है। कहानी हो गई। अब थोड़ा सा मैं आगे बढ़ता हूँ, फंगल डिजीज इन द प्लांट। बहुत सारे डिजीज कॉज करते हैं फंगस में, जो ऑलरेडी मैंने बता दिया है, बट कुछ यहाँ पे जो आपको बहुत सारे मैंने यहाँ पे लगा दिए हैं। बहुत लंबा चार्ट है, ठीक है, तो इसमें जो आपको एटलीस्ट जो आपको थोड़ा बहुत याद करना है, अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो याद रहेगा, क्योंकि अर्ली को आज से हम कैसे पढ़ेंगे, ARLY, अर्ली। ठीक है, तो अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो अल्टरनेरिया सोलेनी से होता है। व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर जो होता है आपका एल्ब्यूगो कनाइडिया से होता है, ये भी आपको याद रखना है। टिक्का डिजीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जो सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा से होता है। एर्गॉट डिजीज ऑफ राई आपको याद रखना है, क्लेविसेप्स से होता है। रेड रॉट ऑफ शुगर केन, कोलियोट्राइकम फ्लैक्रम। तो खैर रेड रॉट ऑफ द शुगर केन है, एटलीस्ट आपको अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर, टिक्का डिजीज ऑफ ग्राउंडनट एंड एर्गॉट याद रखना है। पाउडरी मिल्डो, ये आपका आईसीएमआर जेआरएफ का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आईसीएमआर में पूछा गया है कि पाउडरी मिल्ड्यू किससे होता है, तो ये आपका फंगस से होता है। बाकी स्पीसीज अगर याद कर सकते हो तो याद कर लेना। बाकी जो आपको, मुझे जो समझ में आता है, जो आपको याद रखना है, लूज स्मट ऑफ व्हीट याद रखिएगा, अस्टिलैगो से होता है। लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो फाइटोफोरा इन्फेस्टन से होता है। डाउनी मिल्ड्यू जो होता है ये इससे होता है। बाकी ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट याद रखिएगा, पक्सीनिया ग्रैमनी ट्रिटिकिस से होता है। और बाकी जो आपको याद रखना है, डैम्पिंग ऑफ, ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, पाइथियम स्पीसीज से होता है। थोड़ा मुश्किल है भाई, लेकिन कोशिश करना कि इनको थोड़ा सा याद करने का प्रयास करो, जैसे आप विटामिन हार्मोन्स वगैरह करते हैं, कहीं ना कहीं एग्जाम में आपका सामना इनका हो जाएगा। तो इतनी चीजें एटलीस्ट आप याद रखिएगा। बाकी क्या क्या ह्यूमंस में डिजीज कॉज करते हैं, तो एथलीट फूट जो होता है, जो एथलीट्स होते हैं उनके फूट में जो आपको, पैरों में जो आपको देखने को मिलता है ना फंगस का इन्फेक्शन, तो वो किस स्पीसीज से होता है, तो वो आपका इपिडर्मोफाइटॉन से होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में पूछा जाता है, इपिडर्मोफाइटॉन। रिंग वर्म जो आपका दाद होता है, मतलब फंगस, देखिए कितने हानिकारक है, प्लांट में जो डिजीज कर रहे हैं आप में भी, ह्यूमंस में भी इन्वॉल्व हैं। ट्राइकोफाइटॉन स्पीसीज से होता है, स्किन का इन्फेक्शन होता है। बाकी ये तीन और दिए गए हैं, अगर याद कर सकते हो तो याद कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद अगर हम और चलते हैं तो स्पॉइलेज ऑफ द फूड कर देते हैं। सम फॉर्म्स लाइक राइजोपस, म्यूकर, एस्परजिलस जो होते हैं वो आपके फूड आर्टिकल्स एंड स्पॉइल कर देते हैं। ठीक है, तो यानी कि ये बहुत ही खतरनाक होते हैं। क्लैडोस्पोरियम जो होता है ये आपका -6 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी ग्रो कर जाता है। इसके अलावा आपका एफ्लाटॉक्सिस जो होता है ये आपका एस्परजिलस फ्लेवस से प्रोसीड होता है, ये भी आपका कार्सिनोजेनिक होता है, ये आपने कैंसर के चैप्टर में पढ़ा होगा। कुछ आपके पॉइजनस फंगस होते हैं, जिसमें आपका एमनीटिया आता है, जो कि आपको ऑलरेडी मैंने बताया है, अल्फा एमिटिन जो कि आपका इनिबिटर होता है आरएनए पॉलीमरेज का। ठीक है, याद आया, आरएनए पॉलीमरेज का इनिबिटर होता है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। बाकी एर्गोटिज्म आपको बता दिया, क्लेविसेप्स से होता है। और कुछ फंगस जो होते हैं वो सोर्स होते हैं ऑर्गेनिक एसिड के। सिट्रिक एसिड, ये आपका क्वेश्चन जो है आपका डीबीटी जेआरएफ 2022 का क्वेश्चन है, इसका चार्ट मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखा है। आईसीएमआर में भी ये क्वेश्चंस आया है। सिट्रिक एसिड जो है ये एस्परजिलस नाइगर से आप प्रोड्यूस करते हैं, और ऑक्सैलिक एसिड भी आपका इसी से प्रोड्यूस होता है। बाकी ब्यूटेरिक एसिड आपको पता है ना, क्लॉस्ट्रिडियम ब्यूटेरिकम, उससे बनाते हैं। तो ये सब चीजें जो है इस चार्ट को थोड़ा सा देख लीजिएगा। ठीक है, और लैक्टिक एसिड जो होता है ये आपको सॉल्व कराते समय ही मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, डीबीटी 2020 का क्वेश्चन था। क्या क्वेश्चन था, फर्स्ट ऑर्गेनिक एसिड जो आपका प्रोड्यूस हुआ है वो आपका लैक्टिक एसिड है, फर्स्ट ऑर्गेनिक एसिड।
ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ तक कहानी हो गई। तो प्लांटी हमने पढ़ लिया। तो अगर हम प्लांटी की बात करते हैं तो जितने आपके यूकैरियोटिक क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो आपके प्लांट में आते हैं। एनिमल जो होते हैं हम क्या है, हेट्रोट्रॉफिक हैं, यूकैरियोटिक हैं, मल्टी सेलुलर हैं और हमारे पास सेल वॉल नहीं है। ये हमारा कमाल का फीचर है कि प्लांट में सेल वॉल होगी, हमारे पास सेल वॉल नहीं होगी। बाकी वायरस मैंने आपको ऑलरेडी, इसका आपको सेपरेट लेक्चर मिल जाएगा। बाकी यहाँ पे मैंने एक्सप्लेनेशन लगा दिया है, एक बार वापस से मैं आपको रिकॉल करा देता हूँ। वायरसेस जो होते हैं आपके नॉन सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, कैरेक्टराइज्ड बाय हैविंग एन इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है आउटसाइड द लिविंग सेल। वायरस कंटेन प्रोटीन एंड जेनेटिक मटेरियल, या तो उनके पास डीएनए होगा या आरएनए होगा, ये इनका सबसे बढ़िया कैरेक्टर होता है। या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा, दोनों नहीं होगा। बाकी इसको ऑलरेडी आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। वायराइड जो है ये आपके टियोडाइना ने डिस्कवर किया है। इन्फेक्शियस एजेंट्स होते हैं जो कि आपके आरएनए कंटेनिंग एलिमेंट्स होते हैं और केवल प्लांट में ये डिजीज कॉज करते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाएगा कि कौन सा ऐसा है जो केवल प्लांट के लिए हानिकारक है। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है, वायराइड्स होते हैं। बाकी प्रियॉन्स का लेक्चर अवेलेबल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन की मिसफोल्डिंग या इन्फेक्शियस प्रोटीनिशियस एग्रीगेट्स को हम क्या बोलते हैं, प्रियॉन्स बोलते हैं। तो इसमें जो आपका डिजीज होता है आपका बोवाइन स्पंजीफॉर्म एनसिफेलोपैथी हो गया, मैड काउ डिजीज हो गया कैटल में। और इसके अलावा आपका इसी तरीके का जो एनालॉगस वेरिएंट है वो आपका जैकब डिजीज होता है जो कि आपका ह्यूमंस में होता है। ठीक है, बाकी इसका आपको सेपरेट लेक्चर मिल जाएगा, तो कोई घबराने की बात नहीं है। लाइकेन जो होता है ये आपका सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है, एल्गी और फंगस के बीच में होता है। आपको पता है जिसमें एल्गी जो होता है वो आपका फोटोसिंथेसिस करके फूड प्रोवाइड करेगा और फंगस जो होता है वो उसको शेल्टर मतलब शरण देता है। इसके अलावा लाइकेन जो होते हैं ये बहुत बढ़िया पोल्यूशन इंडिकेटर होते हैं। दे डू नॉट ग्रो इन द पोल्यूटेड एरिया। कौन से पोल्यूशन का इंडिकेटर होते हैं, ये आपके सल्फर डाइऑक्साइड के इंडिकेटर होते हैं। इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा। बाकी वायरसेस के केस में क्या होता है कि कुछ वायरसेस जो होते हैं उनको क्लासिफाई किया गया है जो कि आपके जेनेटिक मटेरियल के आधार पे, जैसे आपका डिऑक्सी वायरसेस जो होते हैं जिनके पास अगर डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, जो कि आपका पॉक्स वायरस या कलीफ्लावर मोजाइक वायरस, सिंगल स्टैंडर्ड 5 into 174 आपको पहले से ही याद कराया गया है। रियो राइबो वायरस जिनके पास आरएनए होता है, मोस्टली आरएनए जो होता है वो आपका सिंगल स्टैंडर्ड होता है। जैसे आपका सिंगल स्टैंडर्ड आपको एचआईवी में देखने को मिलेगा, टीएमवी में देखने को मिलेगा, इन्फ्लुएंजा में देखने को मिलेगा। और डबल स्टैंडर्ड जो होता है वो आपका वाउंड ट्यूमर वायरस या रियो वायरस में देखने को मिलता है। ठीक है, बाकी ये सब बेसिक इन्फॉर्मेशन है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट पार्ट की तरफ अगर हम चलते हैं, यहाँ तक कहानी हो गई। अगर हम प्लांट किंगडम में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो प्लांट को जब क्लासिफाई किया गया है तो उसमें आपका एल्गी आता है, यानी कि सबसे पहले क्लासिफाई किया किसमें, इम्ब्रियो है। तो जिसमें इम्ब्रियो बना उसको हमने इम्ब्रियोफाइट्स बोला। ठीक है, जिसमें इम्ब्रियो नहीं बना उसको हमने क्या बोला, एल्गी बोला। एल्गी को हमने किस में डिवाइड किया, या तो ग्रीन होगा या ब्राउन होगा या रेड एल्गी होगा। इम्ब्रियो बनने के बाद जिसमें आपका वैस्कुलर टिश्यू था या नहीं था, मतलब जाइलम एंड फ्लोएम। तो वैस्कुलर टिश्यू जिसमें नहीं था उसको हमने ब्रायोफाइट्स कहा, जिसमें हमको मिला उसको हमने ट्रैकियोफाइट्स कहा। बहुत आसान है। फिर ब्रायोफाइट्स डिवाइड हो गए लिवर वॉल्स एंड मॉसेस में। इसके बाद ट्रैकियोफाइट्स में जिसमें आपका सीड एब्सेंट था या जिसमें आपको सीड मिला उसको हमने स्पर्मेटोफाइटा कहा। और जिसमें सीड नहीं था उनको हमने टेरिडोफाइट्स कह दिया। अब ये जो आपका सीड जिसमें प्रेजेंट था स्पर्मेटोफाइट, अब ये जो डिवाइड हुए हैं ये आपके जिम्नोस्पर्म में हुए हैं और एंजियोस्पर्म में हुए हैं। अब सीड प्रेजेंट है लेकिन नेकेड है, जिनके पास सीड कोट नहीं है, समझ रहे हैं, उसको हमने जिम्नोस्पर्म कहा। साइकट्स हो गए, कोनीफर्स हो गए और जिंको जिंको बाइलोबा हो गए। इनको जिंको जो होता है, ये जिंको जो होता है ये आपका लिविंग फॉसिल्स कहा जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आपका एंजियोस्पर्म जो होते हैं जिनमें सीड इनसाइड द फ्रूट, अब ये जो होते हैं ये आपके डाइकॉट होते हैं या मोनोकॉट होते हैं। अब एक चीज समझिएगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं आपको बताने वाला हूँ, लिविंग फॉसिल्स, यहाँ से क्वेश्चंस आपका आया हुआ है। लिविंग फॉसिल्स क्या होते हैं, मतलब फॉसिल्स जो होते हैं, लिविंग फॉसिल्स वो होते हैं जो इवोल्यूशन के साथ अपने आप को चेंज नहीं करते हैं। इसमें प्लांट में आपको अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे और एनिमल्स में भी आपको बहुत एग्जाम्पल्स मिलते हैं। ठीक है, प्लांट में आपका जो एग्जाम्पल होता है जो कि अभी आप देखेंगे, जैसे जिंको क्लास को लिविंग फॉसिल कहा गया है, इसी तरीके से साइकस जो होता है ये भी आपका लिविंग फॉसिल है। एनिमल्स के केस में आपका लिमुलस, ये आपने पढ़ा होगा, लिमुलस जो होता है आर्थ्रोपोडा मेंबर का है, ये भी आपका क्या होता है, लिविंग फॉसिल होता है। ठीक है, अब यही क्वेश्चन जो है जो आप सोच रहे होंगे ना कि पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मतलब कि पता नहीं, हम तो जेआरएफ वाले बच्चे हैं, पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा। देख लीजिए, ये आपका सीएसआईआर का क्वेश्चन है। ठीक है, सीएसआईआर का क्वेश्चन है, बहुत दूर का क्वेश्चन नहीं है, अभी रिसेंट का ही क्वेश्चन है, 2021 के आसपास का क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि गिवन बिलो आर द स्टेटमेंट ऑफ द लिविंग फॉसिल, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। तो लिविंग फॉसिल्स क्या होते हैं, ऑर्गेनिज्म होते हैं दैट हैव रिमेन अनचेंज्ड फॉर मिलियंस ऑफ ईयर, जो अपने आप को चेंज नहीं किए हैं, वैसे के वैसे हैं।
ठीक है? तो इनको हम क्या बोलते हैं, लिविंग फॉसिल्स, मतलब जिंदा, मतलब जैसे कह सकते हो ना, कुछ लोग रूढ़िवादी जैसे होते हैं कि मतलब हम पुरानी विचारधारा के हैं तो हम पुराने जैसे ही रहेंगे, हम अपने आप को चेंज नहीं करेंगे। तो ऐसे लोग मतलब क्या होते हैं कि मतलब इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, लिविंग फॉसिल्स बोलते हैं। तो यहाँ तक समझ में आ गया? तो यानी क्वेश्चन आईडी आपकी 59 है, उसका जो राइट आंसर आपका निकल कर आएगा वो आपका 236 होगा। तो यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई। अब थोड़ा-सा आगे बढ़ते हैं, हालाँकि यहाँ पर देख लीजिए एल्गी का जो क्लासिफिकेशन किया गया है, इसको मैंने ऑलरेडी पिछले पार्ट में एक्सप्लेन किया था, तो इसमें जो आपको याद रखना है, क्लोरोफाइसी नाम से स्पष्ट है ग्रीन एल्गी, फायोफाइसी ब्राउन एल्गी, रोडोफाइसी रेड एल्गी। अब जो इसमें पिगमेंट होता है, जो आपका इम्पोर्टेंट है, क्लोरोफाइसी आपके फ्रेश वाटर में पाए जाएंगे, बाकी आपके मरीन में पाए जाते हैं। पिगमेंट क्लोरोफिल ए, बी, ज़ैंथोफिल, कैरोटीन ये आपका नॉर्मल आपके क्लोरोफाइसी में मिलेगा, लेकिन फ्यूकाज़ैंथीन जो होता है ये आपका फायोफाइसी में मिलेगा। और फाइकोएरिथ्रिन नाम से स्पष्ट है, जो कि आपको किसमें देखने को मिलेगा, रोडोफाइसी में देखने को मिलेगा। ये चीज आपको याद रखना है। रिजर्व फूड मटेरियल, क्लोरोफाइसी में स्टार्च होता है, फायोफाइसी में लेमिनेरिया होता है, और फ्लोरिडियन स्टार्च ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको रोडोफाइसी में देखने को मिलता है। बाकी आपको बहुत ज्यादा नहीं ध्यान रखना है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे सभी में प्रेजेंट है। ठीक है, तो दो बातें याद रखिएगा, फ्लोरिडियन स्टार्च जो होता है वो आपका रोडोफाइसी में पाया जाता है। यहाँ तक कहानी आपकी हो गई है। अब इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस ऑफ द एल्गी, कुछ एल्गी जो होते हैं वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होते हैं, तो ये एक चार्ट है, इसको याद रखिएगा। जैसे कैटल फूड जो है आपके सारगासम है, फ्यूकस है, मैक्रोसिस्टिस है, जो कि आपका विटामिन ए और ई के लिए रिच होता है। ह्यूमन फूड जो तरीके हम यूज करते हैं, स्पायरुलिनिया, इसको तो आपको पढ़ाया ही मैंने, रिचेस इन द प्रोटीन कंटेंट सबसे ज्यादा पाया जाता है स्पायरुलिनिया में। लैमिनेरिया है, क्लोरेला है, ये भी आपका प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट रिच होता है। इसके अलावा आपके कुछ ये एसिड्स हो गए, कैराग्नीन हो गए, ठीक है। ये आपका जो है, एक चीज और याद रखिएगा, ये आपका एक पर्टिकुलर स्पीसीज, जिसको हम आइरिस मॉस बोलते हैं। नाम में मॉस है, लेकिन है ये आपका एल्गी। ठीक है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाएगा। अगार जो होता है ये भी आपका एल्गी है, जिलीडियम एंड ग्रासिलीरिया, ये आपने पढ़ा होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आयोडीन का सोर जो होता है वो आपका लेमिनेरिया होता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन आपका एनाबाइना नॉस्टॉक करता है। और स्पेस एल्गी जो कि आपका क्लोरेला का यूज किया जाता है, मतलब स्पेस में जो जाते हैं वो इस पर्टिकुलर चीज को ले जाते हैं, क्योंकि इसमें आपका रिच कंटेंट होता है प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, जो कि आपका यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये चीज एटलीस्ट आपको याद रखना है, जो कि आपको बिल्कुल याद रखना है, और इसमें से क्वेश्चंस आपके बनेंगे। अब यहाँ पे मैं आपको बात करता हूँ ब्रायोफाइटा पे, अब हम आ जाते हैं। ब्रायोफाइटा जो होते हैं ये आपके टेरेस्ट्रियल ऑटोट्रॉफ होते हैं। इसमें वैस्कुलर टिश्यू नहीं है, लेकिन ये आपके एम्ब्रियोफाइट है, यानी कि यहाँ से एम्ब्रियो बनना शुरू हो गया, इसीलिए इनको ब्रायोफाइट बोलते हैं, लेकिन जाइलम वगैरह नहीं था, इसीलिए इनको हम नॉन वैस्कुलर बोलते हैं। और जो इंपॉर्टेंट चीज है, इनको हम एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम कहा जाता है। फर्स्ट आर्कियोगोनिएट्स थे, ठीक है, यहाँ पे आर्चिगोनिया वगैरह डेवलप हुआ है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक है ब्रायोफाइट्स के। अब जो इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ उसको ध्यान से समझिएगा। कॉमनली कार्ड इनको हम प्लांट एम्फीबियन बोलते हैं। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन यहाँ पे देखने को मिलता है, मतलब चूंकि वो वाली स्टोरी याद आ गई ना, गैमेटोफाइट होता है और स्पोरोफाइट होता है, तो ये आपस में चेंज होते रहते हैं, इसी को अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बोलते हैं। वैस्कुलर टिश्यू यहाँ पे एब्सेंट है, इसीलिए ये ब्रायोफाइटा है। ट्रू स्टेम लीव्स एंड रूट्स यहाँ पे नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। गैमेटोफाइट्स वगैरह राइजॉइट्स, मतलब रूट लाइक जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम राइजॉइट्स बोलते हैं, वो होता है। बाकी स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट की स्टोरी होती है। और चूंकि इनको एम्फीबिया बोला जाता है, तो एम्फीबिया याद है ना, मेढक, फ्रॉग, क्या होता है, पानी में भी रहता है और बाहर भी रहता है। तो पानी वाला क्या रिलेशन है, तो इनको जब इनका फर्टिलाइजेशन होता है उसके लिए वाटर बहुत जरूरी होता है ब्रायोफाइट्स के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बाकी सेक्स ऑर्गन में आपके एंथ्रीडियम जो होता है ये मेल ऑर्गन होता है, और फीमेल जो होता है वो आपका आर्किगोनियम होता है। फर्टिलाइजेशन प्रोड्यूस एन एम्ब्रियो इनसाइड द आर्किगोनियम, बाकी ये डेवलप कर देते हैं, और बाकी इसमें प्रोटोनीमा एक जुवेनाइल गैमेटोफाइट बनता है। तो खैर उतना आपको नहीं नहीं जानना है। बाकी जो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो मैंने आपको बता दिया है। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जो एक चीज आपको याद रखना है कि जब ये वाटर में इनका फर्टिलाइजेशन जो होता है वाटर में होता है, तो जो आपका मेल गैमीट होता है, ठीक है, मेल गैमीट कह लीजिए या एंथ्रीडियम कह लीजिए, ये आर्चिगोनिया की तरफ आकर्षित होता है, ठीक है। तो इसके लिए जो होता है, जब ये मूव करके जाता है आर्चिगोनियम के पास, तो इसको केमिकली क्या बोलते हैं, कीमोटैक्टिक मूवमेंट बोलते हैं, ठीक है। कीमोटैक्टिक मूवमेंट बोलते हैं, मतलब कोई एक केमिकल सिक्रीट होता है जो इसको आकर्षित करता है। तो वो केमिकल क्या होता है, वो आपका शुगर होता है,
ठीक है? और वो शुगर कौन-सा है? वो शुगर जो है वो आपका सुक्रोज़ है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सुक्रोज़ के बारे में बहुत सारी बातें हमने पढ़ ली थी, लेकिन ये बातें मैं आपको आज पहली बार बता रहा हूँ। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन्स आपका बन सकता है, जो कि आपका कार्बोहाइड्रेट यहाँ पे इम्पोर्टेंट होता है ब्रायोफाइट्स में, जो एन्थ्रीडियम और आर्चिगोनिया को पास लाने का काम करता है। तो ये जो मूवमेंट होता है, ये आपका कीमोटैक्टिक मूवमेंट होता है, और जो केमिकल होता है, वो आपका सुक्रोज़ होता है। ठीक है? तो इतनी कहानी आपका ब्रायोफाइटा का हो गया, बाकी आपको बहुत ज़्यादा नहीं जानना है। टेरिडोफाइटा में जब आएँगे तो इनको हम कॉमनली कॉल्ड एज़ ए स्नेक्स ऑफ द प्लांट किंगडम कहा जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको वैस्कुलर सिस्टम देखने को मिलता है, जाइलम वगैरह, तो इसीलिए इसको हम फर्स्ट वैस्कुलर प्लांट बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे सीड नहीं था। मेन प्लांट बॉडी जो होती है यहाँ पे स्पोरोफाइट होती है, यहाँ पे ट्रू रूट स्टेम लीव्स आपको देखने को मिलते हैं। बाकी यहाँ पे 2 जो स्पीशीज़ होती हैं टेरिडोफाइटा वगैरह में, कुछ होमोस्पोरस होती हैं और कुछ आपकी हेटेरोस्पोरस होती हैं। तो 2 नाम आपको सुना होगा आपने, स्लेजेनिया और साल्विनिया, ये 2 होते हैं। स्लेजेनला यहाँ लिखा है और एक आपका साल्विनिया होता है, ठीक है? स्पेलिंग देख लीजिएगा, साल्विनिया होता है, ये दोनों ही आपके हेटेरोस्पोरस होते हैं। मतलब 2 तरीके के स्पोर प्रोड्यूस करते हैं। स्मॉलेस्ट टेरिडोफाइट आपका एजोला है, जो कि एक बायो फर्टिलाइज़र के तरीके हम यूज़ करते हैं। बाकी 2 टर्म आपके होते हैं, एक आपका एपोगैमी होता है बायोलॉजी में और एक आपका एपोस्पोरी होता है। तो इसको समझ लीजिए, एपोगैमी का मतलब होता है कि डेवलपमेंट ऑफ द स्पोरोफाइट फ्रॉम द गैमेटोफाइट। अगर गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट बन रहा है, मतलब जिससे बनता है वो नाम दिया जाता है। जैसे एपोगैमी कहा मैंने, तो एपोगैमी का मतलब क्या हुआ कि मतलब ये गैमी से आपने क्या किया है, गैमेटोफाइट से आपने क्या बनाया है, स्पोरोफाइट बनाया है। अगर मैं कहूँ एपोस्पोरी, तो मैंने स्पोरोफाइटा से क्या बनाया है, गैमेटोफाइट बनाया है, बस यही कहानी है। तो डेवलपमेंट ऑफ द स्पोरोफाइट फ्रॉम द गैमेटोफाइट, तब हम क्या बोलेंगे, एपोगैमी बोलते हैं, विदाउट फर्टिलाइजेशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, विदाउट फर्टिलाइजेशन वर्ड। और एपोस्पोरी जो होता है वो डेवलपमेंट ऑफ द गैमेटोफाइट फ्रॉम स्पोरोफाइट विदाउट मियोसिस। तो ये कहानी आपको याद रखना होगा, जो कि बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। बाकी इनको भी फर्टिलाइजेशन करने के लिए एक पर्टिकुलर कीमोटैक्टिक मूवमेंट होता है टेरिडोफाइटा में। और यहाँ पर जो केमिकल इंपॉर्टेंट होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। वहां पे शुगर था, यहाँ पे मैलिक एसिड होता है, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो आपका केमिकल अट्रैक्ट करता है एंथ्रीडियम आर्चिगोनियम को, वो यहाँ पे मैलिक एसिड होता है टेरिडोफाइटा में। बस इतनी कहानी आपको याद रखनी है। इसके अलावा जिम्नोस्पर्म जो होते हैं, ये आपके वैस्कुलर प्लांट होते हैं विथ नेकेड सीड। यहाँ पे जो सीड होता है, सीड तो आ गया, लेकिन सीड की कवर नहीं थी। बाकी लिविंग फॉसिल जिंगो और साइकस को हम क्या बोलते हैं, लिविंग फॉसिल बोलते हैं। क्वेश्चन एसआईआर में मैंने दिखा दिया, आगे नाम पूछा तो उसको भी याद रखिएगा। सिकोया आपका प्लांट होता है, जो कि आपका सबसे ज्यादा जो टॉलेस्ट प्लांट जो आपको देखने को मिलता है, वो आपको जिम्नोस्पर्म में देखने को मिलता है। ठीक है? तो सिकोया जो होता है आपका टॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म है, और रेडवुड ट्री जो होती है, इसको हम फादर ऑफ फॉरेस्ट बोलते हैं। तो ये सब याद रखिएगा। बाकी जिम्नोस्पर्म में आपका एक प्रोसेस होता है, जिसको हम पॉली बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, इट इज द फॉर्मेशन ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो इनसाइड अ सिंगल सीड। यानी कि एक से ज्यादा एम्ब्रियो का जब फॉर्मेशन होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, पॉली एम्ब्रियोनी बोलते हैं। तो इस चीज को रिपोर्ट करने वाले जो साइंटिस्ट है, वो लीवन हॉक ने किया था इन द ऑरेंज। ठीक है? तो ये इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा। बाकी सिंपल पॉली एम्ब्रियोनी जो प्रोसेस होता है ड्यू टू द फर्टिलाइजेशन ऑफ द मैनी एग। तो ये कैसे बनता है, इसका रीजन क्या होता है, बहुत सारे एग जब फर्टिलाइज करते हैं तब बनता है, और इसका जो एग्जाम्पल है, ये आपका पाइनस है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब मैं आता हूँ आपके एंजियोस्पर्म पर। तो एंजियोस्पर्म जो होते हैं, ये सीड्स होते हैं, इनक्लोज इन द, यहाँ पे आपको फ्रूट देखने को मिलेगा, पॉलन ग्रेन्स देखने को मिलती हैं, ओव्यूल्स डेवलप होते हैं, जो कि स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसको हम डेवलप हो जाते हैं इन स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर, जिसको हम फ्लावर बोलते हैं। हाईली इवॉल्व्ड प्लांट होते हैं, सबसे ज्यादा बढ़िया कह सकते हैं ना एंजियोस्पर्म, तो एकदम आप एकदम हाई लेवल पर आ गया पढ़ते पढ़ते। तो ये आपके सबसे ज्यादा इवॉल्व प्लांट ग्रुप हैं। बाकी जो कैरेक्टरिस्टिक होता है, यहाँ पे आपका डबल फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है? तो ये सब चीजें आंख बंद करके याद करते जाइए। अब ये टाइम नहीं है कि मैं आपको एक एक इस चीजों को एक्सप्लेन करूं। बस याद रखिए कि डबल फर्टिलाइजेशन होता है। बेसिकली इसमें होता क्या है, एम्ब्रियो और न्यू स्पोरोफाइट, द अदर फॉर्म प्राइमरी एंडोस्पर्म। मतलब यहाँ पे 2 फर्टिलाइजेशन होते हैं, ये क्वेश्चन सॉल्व कराते समय मैंने आपको बताया था। ठीक है? एक आपका सिनगैमी होता है, और सिनगैमी के बाद मेल गैमीट एक बार वापस से जाके फ्यूज करता है। ठीक है? वो वाली स्टोरी है यहाँ पे। एंडोस्पर्म इज ए फॉर्म थ्रू द ट्रिपल फ्यूजन, इज जनरली ट्रिप्लॉइड। यहाँ पे जो आपका एंडोस्पर्म होता है, ये आपका ट्रिप्लॉइड होता है, 3n होता है। फर्टिलाइज ओव्यूल जो होता है, ये आपका सीड में बदल जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सीड जो होता है वो कवर्ड बाय द फ्रूट्स। इसके अलावा फ्रूट इज ए टेक्निकली राइपेंड ओवरी। मतलब 2 स्ट्रक्चर थे, यानी कि आपका ओवरी था, तो जब आपका ओवरी मैच्योर हुआ तो आपका फ्रूट बन गया। ठीक है? और ओव्यूल जब मैच्योर हुआ तो वो आपका सीड बना।
बस ये दो चीजें याद रखिएगा। फ्रूट्स नॉट ओनली प्रोटेक्ट द सीड बट आल्सो हेल्प इन द डिस्पर्सल में हेल्प करते हैं। तो ओव्यूल आपका सीड में बन जाएगा, याद रखिएगा। ओवरी जो होता है ये आपका फ्रूट में कन्वर्ट होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। और इसके अलावा कुछ आपके पार्थिनोकार्पिक फ्रूट होते हैं, जो कि फ्रूट जो बनते हैं विदाउट फर्टिलाइजेशन, इनको हम क्या बोलते हैं, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट बोलते हैं। बाकी सीड के केस में अगर आप जाते हैं तो आपका फर्टिलाइज ओव्यूल होता है, फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और इसके अलावा आपका जो मैच्योर सीड जब आपका तैयार होता है तो उसके जो ये आपका नॉन एल्ब्यूमिनस भी हो सकता है और एल्ब्यूमिनस होता है। अब ये नॉन एल्ब्यूमिनस क्या होता है या एक्स एल्ब्यूमिनस, इसमें क्या होता है कि जो आपका एंडोस्पर्म का जो कंटेंट है, जो कि आपका उसको एक तरीके से रिजर्वायर होता है, अगर वो पूरा कंप्लीटली कंज्यूम हो गया है डेवलपमेंट के समय, तब हम उसको हम नॉन एल्ब्यूमिनस सीड बोलते हैं। एल्ब्यूमिन जो होता है ना, मतलब एल्ब्यूमिनस एब्यूमिनस जो यहाँ पे सीड होते हैं, उसमें जो उनका कंटेंट है वो कंज्यूम हो गया डेवलपमेंट के समय, उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन एल्ब्यूमिनस बोलते हैं, जो कि आपका पी और ग्राउंड नट में होता है। एल्ब्यूमिनस जो होता है जहाँ पे वो बचा रहता है, जो कि आपका व्हीट, मेज, बार्ले इन सब में होता है। बाकी पेरिस्पर्मिक होता है, जो कि आपका ब्लैक पेपर वगैरह में पाया जाता है। इसके अलावा ट्रू फ्रूट डेवलप फ्रॉम द ओवरी से बनते हैं। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीज है आपका एप्पल, हाँ एप्पल जो होता है ये आपका थैलमस आल्सो कंट्रीब्यूट टू फॉर्म द फ्रूट, जिसको हम फाल्स फ्रूट बोलते हैं। अगर थैलमस, ये सब पर्टिकुलर प्लांट में स्ट्रक्चर होते हैं, अगर थैलमस से बन रहा है तो उसको हम फाल्स फ्रूट बोलते हैं, और एप्पल इसका एग्जाम्पल है। और पार्थिनोकार्पिक फ्रूट जो होते हैं उसका एग्जाम्पल जो होता है वो आपका बनाना होता है, विदाउट फर्टिलाइजेशन के यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, तो बाकी यहाँ पे आपको सीड वगैरह भी नहीं देखने को मिलता है, यही इसका कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, तो यहाँ तक कहानी हो गई। बाकी आपका जो सेल ऑर्गेनेल होते हैं इसके बारे में तो हमने बहुत बार चर्चा किया है, बट मैंने इसका भी लगा दिया है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है इसको याद रखिएगा, दो तरीके का है, रफ और स्मूथ। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम लगा होगा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम नहीं लगा होगा। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपका प्रोटीन की सिंथेसिस करेगा, और स्मूथ वाला जो होता है वो आपका लिपिड की सिंथेसिस करेगा। यस से स्मूथ और यस से आपका स्टेराइड की सिंथेसिस जो होता है वो आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करेगा। गोल्जी अपरेटस जो है ये आपका गोल्जी ने डिस्कवर किया है। द कंसिस्ट ऑफ सिस्टर्नी वगैरह होते हैं। कॉन्वेक्स जो आपका करीब में होता है उसको हम सिस बोलते हैं। दूर का फेज जो होता है वो आपका ट्रांस होता है। इसको पढ़िएगा, समझ में आएगा। इसके अलावा जो इसका मेन फंक्शन जो गोल्जी अपरेटस का होता है वो प्रिंसिपल परफॉर्म द फंक्शन ऑफ पैकेजिंग ऑफ मटेरियल, इंपॉर्टेंट साइट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन या ग्लाइकोलिपिड, यानी कि जी से गोल्जी अपरेटस और जी से ग्लाई, क्या होता है, क्या बोलते हैं इसको, ग्लाइकोसाइलेशन। ठीक है, तो ग्लाइकोसाइलेशन जो होता है ये आपका कहाँ पे होता है, गोल्जी बॉडी में होता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना होगा। ठीक है, इतनी कहानी आपको याद रखना होगा। और लाइसोसोम जब भी आप पढ़ते हैं तो ये आपका मेम्ब्रेन बाउंड होता है, इसमें मेम्ब्रेन होता है, वेस्कुलर स्ट्रक्चर फॉर्म बाय द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग इन द गोल्जी अपरेटस। यहाँ पे आपके हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स पाए जाते हैं, लाइपेज, प्रोटीएज वगैरह। इसका जो पीएच होता है वो आपका 5.5 होता है, एसिडिक पीएच लाइसोसोम का होता है। दीज एंजाइम्स आर कैपेबल ऑफ डाइजेस्टिंग कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स वगैरह को डाइजेस्ट करते हैं। वैक्यूल ये आपका प्लांट में होता है, जो कि आपका साइटोप्लाज्म की जो कवरिंग होती है इसको हम क्या बोलते हैं, टोनोप्लास्ट बोलते हैं। तो वैक्यूल की जो कवरिंग होती है वो टोनोप्लास्ट होती है। कंटेन वाटर, सैप, एक्सक्रीटरी एंड अदर इन अमीबा कंट्रक्टाइल वैक्यूल इंपॉर्टेंट फॉर एक्सक्रीशन में इसका रोल होता है। मैनी सेल्स एज इन प्रोटिस्टा फूड वैक्यूल आर फॉर्म्ड बाय इनगल्फिंग द फूड पार्टिकल। तो खैर ये सब आपको इतना नहीं जानना है, बस यहाँ पे आपको टोनोप्लास्ट जानना है। वैक्यूल की कवरिंग को हम टोनोप्लास्ट बोलते हैं। बाकी गोल्जी बॉडी आपने पढ़ा ही है, बहुत सारी चीजों में आपको गोल्जी बॉडी देखने को मिलेगा, ग्लाइकोसाइलेशन हो जाता है। एक्रोसोम ऑफ द स्पर्म जो होता है वो भी आपका गोल्जी बॉडी का मॉडिफिकेशन है, इसको भी लिख लो, पता ही होगा, एक्रोसोम ऑफ स्पर्म, ये भी जो होता है ये आपका गोल्जी बॉडी है। ठीक है, बाकी आपने गोल्जी बॉडी बहुत जगह पढ़ा होगा, तो ये सारी चीजों को आप समेट लीजिए। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। बाकी थोड़ा सा ये बोरिंग होता है, मतलब रटने वाली चीजें हैं, बट फिर भी आपको ये चीजें पढ़नी पड़ेगी, चाहे पहले पढ़े होंगे 12th या बीएससी में तो आज मजा आया होगा, नहीं पढ़ा होगा थोड़ा सा बोरिंग लगा होगा, बट एटलीस्ट बाकी तो इसका कोई अंत नहीं है। इसमें इतने ब्रॉड ब्रॉड चीजें हैं, पूरी लाइफ साइकिल है, बहुत सारी चीजें, बट मैं इतना आपको बता दिया हूँ मोटा मोटा कि एटलीस्ट इतना पढ़े रहोगा, थोड़ी बहुत चीजें इसके आसपास आए तो एटलीस्ट कर लो, या कभी इंटरव्यू में भी कोई अगर आपसे बेसिक बॉटनी पूछता है तो एटलीस्ट आप उसका आंसर कर सको। तो यहाँ पर मैंने काफ़ी चीज़ें आपको बताई है, कुछ मज़ेदार चीज़ें भी आपको पता चली होंगी जो शायद आज तक आपको नहीं पता रही होंगी। कुछ चीज़ें मैंने आपको रटवा दिया है, बाकी अच्छा लगा होगा तो इसे
चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाकी इस तरीके के अभी और कंटेंट्स आपको मिलते रहेंगे डीबीटी के रिगार्डिंग, और जब तक आपके पर्टिकुलर और भी जो एग्जाम शेड्यूल्ड है। बाकी एएसआरबी के लिए मान के चलिए कि अब आपका जो भी मुझे कराना था वो लगभग लगभग आपका हो गया है। बस आप 2 दिन अच्छे से रिवाइज करके जो आपने आज तक पढ़ा है उसको समेट कर एग्जाम देने जाइए। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू वेरी मच।